बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। पिछले दिनों मैं काफ़ी मसरूफ़ था जिसकी वजह से मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। काफ़ी कमेंट्स पे मैंने जवाब दिए और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे मिस हो गए। तो अभी मैंने तकरीबन 17 या 18 क्वेश्चन जमा किए हैं जो कि पिछले एक महीने में आए। तो उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक कमेंट आया है कि ब्रेकर के अंदर आई ओ से क्या मुराद होता है। जिस तरह मैंने आई सी यू, आई सी डब्ल्यू, आई सी एस वगैरह पे वीडियो बनाई थी, तो आई ओ बेसिकली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है, यानी इनपुट आउटपुट इंटरफेस मॉड्यूल, इस तरह का इसका नाम होता है। इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, इसमें कुछ जो है वो एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो ये उस मॉड्यूल को कहा जाता है। अच्छा, एक कमेंट आया है कि ल्यूब ऑयल की जो क्वांटिटी है डीजल इंजन में या जनरेटर में वो कितनी होती है। तो ये तो डिपेंड करता है उसके सम के साइज़ के ऊपर, इंजन की कैपेसिटी के ऊपर। अगर इंजन छोटा होगा तो उसका सम भी छोटा होगा, इंजन बड़ा होगा तो उसका सम भी बड़ा होगा। फिर हर मॉडल, चाहे वो परकिंस है, कमिंस है, कैटरपिलर है, वॉल्वो है, कोई भी ब्रांड है, उसके हर मॉडल का सम डिफरेंट होता है। उसी के हिसाब से उसमें ऑयल आता है। कोई इंजन 5 लीटर के सम वाला है तो कोई 500 लीटर वाला है। तो ये डिपेंड करता है इंजन के साइज़ के ऊपर। ईसीएम में वाटर पंप का क्या कमाल है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि ईसीएम और वाटर पंप का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वैसे वाटर पंप एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है और ईसीएम एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर देंगे तो इस पर बात हो जाएगी। बैलेंस लोड में ये क्वेश्चन है कि बैलेंस लोड में, जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूट्रल करंट ज़ीरो होता है, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर न्यूट्रल करंट ज़ीरो है तो तीनों फेजेस का जो करंट है वो रिटर्न कहाँ जा रहा है। तो देखें, थ्री फेज़ के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। उसकी जो प्ले लिस्ट है वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि थ्री फेज़ काम किस तरह करते हैं। थ्री फेज़ में तीनों फेजेस एट अ टाइम एक्टिव नहीं होते, बल्कि वन बाय वन हर फेज़ मैक्सिमम पर जाता है। तो कोई से भी दो फेज़ अगर काम कर रहे होंगे तो तीसरा रिटर्न का काम कर रहा होगा। तो इसीलिए वहाँ पर न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती अगर बैलेंस लोड होगा और वो करंट जो है वो तीनों फेजेस में ही सर्कुलेट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों फेजेस में एक साथ करंट आ रहा है, तो फिर ये सवाल बनता है कि वो करंट जा कहाँ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक कंपनीज ये क्यों कहती हैं कि पावर फैक्टर 0.9 से ऊपर होना चाहिए। मसलन इन्होंने लिखा है कि 0.92 से लेकर 0.99 तक। तो इसकी क्या वजह है। इसकी वजह ये होती है कि जितना पावर फैक्टर कम होगा उतना करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो करंट इंक्रीज़ होने का मतलब है हमारी केबल्स, हमारे ब्रेकर, हमारे जितने इक्विपमेंट हैं इलेक्ट्रिकल में, वो सब करंट के हिसाब से ही डिज़ाइन होते हैं। तो जब करंट ज़्यादा होगा तो वो ओवरलोड होंगे, ओवरलोड होंगे तो ओवर हीट होंगे, उसकी वजह से लॉसेस होंगे, उसकी वजह से नुकसानात होंगे। तो पावर फैक्टर को ऊपर करने की रीज़न यही होती है कि पावर फैक्टर हमारा 0.8, वैसे इसकी जो लिमिट है वो होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 0.9 पूछा हुआ है। तो जितना पावर फैक्टर ऊपर होगा 0.8, 0.85, 0.9, तो उतना जो हमारे एम्पेयर्स हैं वो अंडर कंट्रोल रहेंगे। अगर पावर फैक्टर कम होगा तो एम्पेयर्स बढ़ जाएंगे। तो एम्पेयर बढ़ने की वजह से हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं, हमारी हर चीज़ ओवरलोडिंग की तरफ चली जाती है। अक्सर लोग सबटाइटल्स का कहते हैं, तो उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि मैं हर वीडियो में सबटाइटल लगाऊं, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि मैं दूसरे कामों में बिज़ी होता हूँ। तो जब मेरे पास टाइम होता है मैं कुछ वीडियोस पे लगा देता हूँ, लेकिन रेगुलर मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस वक्त अकेला ही चैनल चला रहा हूँ। अच्छा, वेरिस्टर की वैल्यू कितनी होती है, वेरिस्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वेरिस्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। वेरिस्टर एज अ सर्ज एब्जॉर्बर काम करता है। कोई भी हमारे सिस्टम में सर्ज आएगा जब, तो वेरिस्टर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, मेगा ओम्स में होनी चाहिए। यानी ये जितनी इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी उतना ये शॉर्ट सर्किट की तरफ जाता जाएगा। 12 लीड अल्टरनेटर में अगर नंबरिंग मिस हो जाए वायर्स पे से, तो देखें ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे नंबर मिस हो जाएं। अगर कुछ नंबर्स हमें मिल जाएं तो उनकी हेल्प से हम मल्टीमीटर से उनके जो दूसरे एंड होते हैं, दूसरे सिरे होते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक अल्टरनेटर उसमें 12 केबल्स पे नंबरिंग ही नहीं है तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल है, उसके लिए हमें कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि सिंक्रोनाइजिंग के दौरान
जनरेटर 1 या 2 सेकंड के लिए वोल्टेज ड्रॉप करता है और फिर सही कर लेता है। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो है। इसकी जो स्टेबिलिटी है AVR वगैरह से अगर इसको एडजस्ट किया जाए तो जितना रिस्पॉन्स फास्ट होगा उतना ये पता नहीं चलेगा। वोल्टेज तो ड्रॉप होते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स इतना फास्ट होता है कि वो फ़ौरन रिकवर हो जाते हैं मिली सेकेंड्स में। लेकिन अगर 1 या 2 सेकंड आपको नज़र आ रहा है कि वोल्टेज नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं, तो फिर उसकी सेटिंग या उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हमें देखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल की जाती है? फ्रीक्वेंसी जनरेटर के अंदर जब हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी स्पीड के ज़रिए कंट्रोल की जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जनरेटर स्पीड। तो जनरेटर की स्पीड कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप जनरली बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा तो उसके लिए VFD आती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। उससे हम फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जनरेटर को कंटिन्यू कितने लंबे टाइम के लिए चलाया जा सकता है? एक सर्विस से दूसरी सर्विस के टाइम तक चलाया जा सकता है। मसलन एक इंजन है, एक जनरेटर है, उसकी सर्विस का टाइम है 500 आवर्स। तो आपने अगर आज सर्विस कर दी, आप उसको लोड पे ले रहे हैं आज, तो पूरे 500 घंटे होने तक आप उसको चला सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं आती। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चला सकते, फिर दोबारा आपने उसको स्टॉप करके उसकी मेंटेनेंस करनी है और फिर दोबारा चला सकते हैं। तो रूटीन मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइम ड्यूरेशन तक उसको चलाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर को सेमी इंसुलेटर भी कहा जा सकता है। इसके पीछे कुछ अलग रीजंस भी हैं कि उसको सेमीकंडक्टर ही क्यों कहते हैं, लेकिन सेमी इंसुलेटर भी कहा जा सकता है। AVR R438 या 448 को 12 वायर जनरेटर के साथ कैसे कनेक्ट करें? तो जो 12 वायर्स हैं वो सारे तो AVR में नहीं आते। AVR की जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम उसकी इनपुट पे 4 ऑप्शन होते हैं। ये जो 448 या 438 की आप बात कर रहे हैं, तो इसको जो सेंसिंग चाहिए वही हमें यहाँ कनेक्ट करनी है। और वो जो 12 वायर हैं उनके तो हमें आपस में कनेक्शन करने हैं, स्टार डेल्टा जैसे भी हैं। तो उसके ऊपर मैं डिटेल्ड प्रैक्टिकली वीडियो भी बना चुका हूँ और वाइट बोर्ड पे भी मैं समझा चुका हूँ। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इनिशियल फील्ड सप्लाई कहाँ से आती है? जब जनरेटर हमारा स्टॉप होता है, तो ये सेल्फ एक्साइटेशन के हवाले से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की ज़रूरत है। सेल्फ एक्साइटेशन के ऊपर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि 12 वोल्ट DC में से 100 हर्ट्ज़ कैसे हासिल करें? तो देखें, DC में तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी AC में होती है, AC सप्लाई में। तो आप पहले उस DC को AC में कन्वर्ट कर लें इन्वर्टर या ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए। फिर उसकी स्पीड को उसकी फ्रीक्वेंसी को आप अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी ड्राइव के ज़रिए से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ है। कैटरपिलर 3408 इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, सोलेनाइड को अलग से भी सप्लाई दी है, इस तरह का इन्होंने क्वेश्चन किया है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा कि सोलेनाइड को सप्लाई मिल रही है वो फिर भी ऑफ हो रहा है, पीछे वायरिंग सही है आपकी, या कोई ऐसा सिग्नल आ रहा है, पीछे कोई एरर आ रहा है। तो ये फिर आपको ट्रेस आउट करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। हाउ टू गेट जॉब? अच्छा, अक्सर लोग जॉब्स के हवाले से पूछ रहे होते हैं। तो जॉब्स हासिल करने के तरीके पे मैं 1-2 वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। जो मेरा दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया था उसको मैं टाइम नहीं दे पा रहा, उस पर मैंने 1-2 वीडियो जॉब्स के हवाले से बनाई हैं। बाकी आप मुझे लिंक्डइन पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैं रेगुलरली जॉब शेयर करता रहता हूँ। तो आपकी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो आज ही क्रिएट कर लें और मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट सेंड कर दें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जॉब्स जो होती हैं मेरी नॉलेज में वो मैं लिंक्डइन पे शेयर करता रहता हूँ। बाकी जॉब्स के लिए आपको रेगुलर सर्च करना होगा, रेगुलर अप्लाई करना होगा, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना होगा, अपनी CV को अच्छा सा बनाना होगा। तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, उन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।